बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 आतिथ्य। इसके लेखक है श्री भदंत आनंद कौशल्यान। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है, परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में भदंत आनंद कौशल्यान ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपने कटु मधुर भावानुभूतियों को सहज भाषा में रखा है। एक थका मांदा व्यक्ति सांझा ढलने के पूर्व अपरिचित से भूभाग में रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है। ऐसा ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने की अपेक्षा और उत्साह को टूटने को लेकर एक तिरस्कार की चेतना उसके मन में है। लेकिन उसी गांव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता की सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों के समझने के लिए एक नया नज़रिया दिया है। जैसे जीवन पथ पर, वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन है। कोई ठहर कर किसी पीछे आने वाले का साथी हो लेता है, कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाने वाले का। लेकिन मुझे उस दिन किसी को आवाज़ देने की को भी फुर्सत नहीं थी। किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं जरा दम लेने के बहाने भी न ठहर सकता था, कारण उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था। मैंने निश्चय किया था कि चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का। रास्ते चलते प्यास लगती है, कुछ देर ठहर कर पानी पीना चाहिए। साधारण नियम यह है कि मैं इस नियम का पालन कहीं नहीं करता। पानी मिलने पर ही पी लेता हूँ और चल देता है। रास्ते चलते मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग किसी गांव का नाम बताती हैं। मैं वहाँ न ठहरता, यही लालच था। 2-3 किलोमीटर और हो जाए, आगे एक कस्बे का पता लगा। सोचा आज वहाँ तक तो ज़रूर पहुँचेंगे। रात हो चली है, पर तब उस कस्बे तक पहुँचने की धुन थी। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, उसके हेड मास्टर भले आदमी हैं। यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा। हो सकता है गरम तेल मलने पर भी मिल जाए, तो कहीं गरम दूध मिल गया तो क्या कहना। लगभग 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय चुकने का, थक कर चूर हो जाने का, एक बार बैठकर फिर जल्दी से उठने की आशा मन में रहने पर ऐसी इच्छा क्या अनाधिकार चेष्टा समझी जाएगी? जो हो, उस रात में ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ उन हेडमास्टर के बंगले पर जा पहुंचा। बंगला कस्बे के बाहर था। हेडमास्टर साहब के बंगले पर पहुंचकर मैंने वैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर देता है। हेडमास्टर साहब कहकर पुकारा। दरवाज़ा खुला। अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैं उनकी शक्ल सूरत कद का कोई क्या निखरता। वे ही शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या है? मैं एक विद्यार्थी हूँ। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आज्ञा हो तो यहाँ मैं काटना चाहता हूँ। आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज़ नहीं। मेरी जब यह अक्ल गुम हो गई, अपने को संभालते हुए मैंने निवेदन किया, यहाँ कोई परिचित नहीं, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ? यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई हैं। हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। आपने बरामदे में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए। सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती में एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ।
मैं आज बहुत चला हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ। कुछ कदम चलने की सामर्थ्य नहीं है। फिर इस अंधेरे में कैसे कहाँ धर्मशाला खोजता फिरूं। जा रे, इस धर्मशाला का रास्ता दिखा, कहकर हेडमास्टर ने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। थकावट के दुख से अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का। 2-4 कदम चल मैंने उस आदमी से किंचित रोष भरे शब्दों में कहा, जाओ, तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे, धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। आदमी शायद यही चाहता था कि वह लौट गया और मैं अपने समझ में धर्मशाला की ओर चल दिया, बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है। पूरब घूमा, पश्चिम घूमा, दक्षिण घूमा, कहीं कुछ पता न लगा। काफ़ी देर इधर उधर भटकने रहने पर टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। सोचा यहाँ कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुँच ही गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा था। दरवाजे पे फिर दस्तक देनी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ आई कि जब तक मैं उत्तर दूं मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई और वही हेडमास्टर साहब थे, जिनके घर से थोड़ी ही देर पहले अपना सा मुँह लेकर विदा हुआ था। बात यह थी कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया और मैं कोल्हू की बैल की तरह जहाँ था वहीं आ पहुँचा। दौड़ो दौड़ो, देखो इसे अभी निकाला था, यह पिछवाड़े की तरफ से आया है। हेडमास्टर साहब की चिचियाहट सुनकर 2-4 मिनट के आसपास लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता थाने में ले चलो, जो कुछ ना कहता चार चपत लगाने का प्रस्ताव तो कर देता। मेरी अक्ल हैरान थी, क्या करूं क्या ना करूं। बुरा फंसा था, कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूं। लोग कहते हैं देखिए देखिए ना, अंधेर है, अभी अभी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की। उन्हें क्या मालूम था उनके लिए अंधेर है, वह मेरे लिए महा अंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी की और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है। तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैं दूर से चलकर आया हूँ, थकान से चकनाचूर हूँ, आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए। फिर ठंडे पानी का गिलास, फिर बैठकर कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपा करके फिर अपना आदमी दे दीजिए। मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के और विश्वास ना हो तो थाने भेज दीजिए या जो चाहे कीजिए। वे लोग बुरे आदमी न थे, बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन लीजिए। एक स्टूल बैठने के लिए दे दिया गया और पानी का एक गिलास भी। मैंने स्थिरता से बैठकर हल्के हल्के पानी पिया और अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियाँ निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम पर और दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों में मेरा साधारण परिचय था और यदि मुझे अज्ञानी यात्री ने कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द थे। हाँ, मैंने तो परिचय पत्र दिखाते हुए कहा, यदि ये पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और यदि इन पत्रों में रखने वाले के चोर न होने की संभावना तो मैं चोर नहीं। लोगों की आपस में फुसफुस हुई और चाहे कोई भी होई, निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। वही आदमी मेरे साथ कह दिया गया, जिसके पीछे पीछे ऐसे चलने लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा दरवाज़ा बंद हो चुका है और अब किसी तरह नहीं खुल सकता। यही धर्मशाला है, कहकर वह आदमी मुझे छोड़कर चला बना। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। धर्मशाला में बाहर और एक बरामदा था। मैंने उसी रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफ़ी नहीं था तो क्या, सर्दी ज़ोरों से पड़ रही थी तो क्या, और कोई चारा नहीं। अंधेरे में अंदाज़ा करके एक कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज़ आई, कौन है। मैंने कहा, मुसाफिर, इतनी रात गए हो। हाँ भाई, आज मेरी ऐसी ही बीती, इधर आ जाओ, उधर हवा लगेगी। कहते हुए अपरिचित आवाज़ ने मुझे अपने पास के कोने में बुला लिया। तुम कहाँ से, तुम कहाँ से, मैंने पूछा। अंधे भिखमंगे के पास लेटने का जीवन से पहला अवसर था। कितने पैसे मिले, क्या खाने को मिला, कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछे। लेकिन मैं तो व्यंग था,
अपने सुनाने के लिए उस सुनाने वाले को मिला था पहले पहले मुझे वह ही अंधा। आज से इसी तक मैंने कह सुनाई उसकी सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है। वह अंधा मेरी बात सुनता रहा। राम कहानी खत्म हुई। अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगे, उन्हें जरा दबा दूं? मैंने कहा, ना यार, रहने दो। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कहाँ है, मुझे दो। मेरे पास वही एक साफ़ा था, गज 1.5 मीटर का टुकड़ा। मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैं मूर्तिवत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी टांगें खोल दी। रुका हुआ खून तेज़ी से दौड़ता हुआ मालूम हुआ। थकावट आती रही, जाती रही। बातें करते करते नींद आ गई। सुबह उठा तब देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया था। धन्यवाद।